सरकार की तरफ से? आज इसी पर बात करेंगे। विश्वास पाठक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, विनय सिंह बिन्नू प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, रजनीश कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। रजनीश जी, ये क्या हो रहा है कि क्या भारत सरकार ने जनता के ऊपर महंगाई का बम फोड़ दिया है, या जितना रोका जा सकता था महंगाई बढ़ने से सरकार रोक रही थी, अब सरकार का एक प्लान है कि अगर तेल को बचाना है, तेल की खपत कम करनी है, तो एक तो अपील और दूसरी तरफ थोड़ी सी महंगाई अगर बढ़ेगी तो जनता थोड़ा तेल की खरीद जो है वो कम भी करेगी। क्या हो रहा है? देखिए, मैं इस इश्यू को सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई से थोड़ा ऊपर उठकर देखना चाहूंगा। विपक्ष सरकार को घेर रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। 3 रुपए पर लीटर का हाइक आम आदमी को छोटी नहीं लगती, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी भी हमें समझना होगा। क्रूड के जो प्राइसेस पहले $70 पर बैरल हुआ करते थे, वो वेस्ट एशिया के टेंशन की होने की वजह से ये $100 प्लस $100 पर बैरल $105 105 इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। और हाइक में 120 से 126 तक चला गया था। यानी पीक पॉइंट पे 70 से 80% का ऑयल शॉक हो गया था। अब भारत अपनी क्रूड रिक्वायरमेट का तकरीबन 85% इंपोर्ट करता है। हम तकरीबन 5 मिलियन बैरल रोज कंज्यूम करते हैं। अब हर 10 पर डॉलर का अगर इंक्रीज हो क्रूड के प्राइसेस में, तो इंडिया को रफली 18 से 20 बिलियन का एनुअली एडिशनल कॉस्ट आता है। यानी अगर हम INR में कैलकुलेट करें इसे, तो 1.5 लाख से 1,70,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आता है। तो इसीलिए ये पेट्रोल पंप का इशू नहीं है, ये इंडिया के करंट अकाउंट डिफिसिट, रूपी और फिजिकल मैनेजमेंट का इशू है। इन्फ्लेशन का भी एंगल समझिए कि अगर ये पेट्रोल अगर डायरेक्ट पेन है, तो डीजल साइलेंट इन्फ्लेशन है। अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट, मंडी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, फूड प्राइसेस सारे महंगे हो जाते हैं। और लेकिन जनता का भी सवाल मैं जेन्युइन मानता हूं। एक सवाल बहुत इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं इसीलिए महंगाई बढ़ा दी है। एक बात जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। दूसरी बात कि सरकार ने महंगाई को थामे रखा था, कम से कम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर। अब सरकार ने जो एक रणनीति बनाई है कि पेट्रोल, डीजल या गैस की खपत थोड़ी कम हो, इसीलिए प्राइस बढ़ाया है। मजबूरी है सरकार की प्राइस बढ़ाना, या आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है? देखिए, सरकार का प्राइस बढ़ाने का ये मजबूरी था, क्योंकि पेट्रोल पे तकरीबन 24 रुपए और डीजल पे तकरीबन 30 रुपए प्रति लीटर का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस एब्जॉर्ब कर रही थी। हमने अभी देखा था कि कुछ दिन पहले सरकार ने 10 रुपए प्रति लीटर इसमें एक्साइज ड्यूटी में कट किए थे। लेकिन अगर बाकी हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में वैट वगैरह कम नहीं हुए। लेकिन हम देखेंगे कि जब प्राइसेस इतने मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 50-60% बढ़ गए, तो उसको पास ऑन करना गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी। ये इलेक्शन के बाद अभी हुआ, ये टाइमिंग का भी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बढ़ाना था। ये सबको एक्सपेक्टेड था कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहां पे प्राइसेस 400 रुपए प्रति लीटर तक हो गए। हमारे यहाँ 95 रुपए थी, अभी आज 3 रुपए बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक, ओके सर, वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एकदम हल्ला काटते हुए कि भाई जनता को परेशान कर रही है सरकार, जनता पर महंगाई का बम फोड़ दिया है सरकार ने, जनता के बारे में सरकार नहीं सोच रही। जगदीश शर्मा जी, बताया रजनीश जी ने कि क्या इस वक्त इंटरनेशनल मजबूरी है, क्या इस वक्त देश की जो पेट्रोल और तेल की कंपनियां हैं उनकी मजबूरी है, वो कितने लॉस में चल रहे थे, और एक रणनीति सरकार की है कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, तेल की खपत है, उसको थोड़ा सा थाम कर रखा जाए, रोका जाए, उसको कम किया जाए। तो इसीलिए 3 रुपए और लगभग 3% अगर देखें सीएनजी, पेट्रोल और डीजल, तो उसमें इजाफा हुआ है। आप लोग इतना बवाल क्यों काट रहे हैं? फायदा क्यों उठाना चाहते हैं इस संकट के बीच में? विद्या भाई, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूं। बहुत अच्छे होनहार पत्रकार, आप बड़े विस्तार से प्रधानमंत्री की समस्याओं पर बात करते हैं। अभी आप दिखा थे टेलीविजन में कि प्रधानमंत्री 4 शब्द 4 लाइन भी पढ़ के बोल रहे थे। और अब जब पढ़ के बोलना, तो भाई क्यों बाहर जाने की जरूरत थी? पेट्रोल डीजल बचाते ना, टेलीफोन पे बात कर लेते है। सबको कह रहे हैं विदेश नहीं जाना, और आप निकल जाते हो कि जनता ही मूर्ख मिली है प्रधानमंत्री जी हो, हम तो यहाँ रहे, अरे चले जाएं। प्रधानमंत्री जी त्याग करना पड़ेगा भाई, और भारतीय जनता पार्टी को
पूरी वो त्याग करना पड़ेगा। अगर देश की जनता से त्याग की उम्मीद रखते तो 80 करोड़ रुपए 80 करोड़ आदमी भीख मांगने कगार पे पेट्रोल डीजल खरीदे कौन? हालात तो बच्चे बदतर करे, आप और मुझे फंसना है, और हम तो फंसेंगे। 3 क्यों 10 रुपए भी कर दो, हम खरीदेंगे, हमारी मजबूरी है भाई। जो 1000 करोड़ का रोज का नुकसान बता रहे थे, 3 रुपए का मतलब है 30,000 करोड़ का फायदा दे दिया 1 मिनट में। भाई चुनाव से पहले कर देते ना, इतने मजबूत प्रधानमंत्री थे। जब रसिया और ये दूसरा ईरान सस्ता तेल दे रहे हैं तो महंगा क्यों खरीद रहे हो? कहना क्या समझता हूं सरकार की पॉलिसी फेल हो गई है। डरी डरी सी सरकार है, जो आका कहेंगे वो करेंगे, और जो भारत के आका कहेंगे वो अंधभक्त करेंगे। ऐसे देश थोड़ी चलेगा भाई। अच्छे दिन की तलाश में बुरे दिन से कैसे बचना है, अब इस समस्या पर देश को समझना पड़ेगा। अब बुरे दिन आने वाले सबके, और भयंकर बुरे दिन आने वाले हैं साहब, तो चल देंगे झोला ठाके सबको पता। मैंने एक सवाल पूछा जगदीश जी, इन सारे सवालों का जवाब विश्वास पाठक आपको देंगे, जो राजनीतिक आरोप आप लोग आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा, हमारे साथ एक अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, उनके पास पहले इसीलिए मैं गया था कि आप लोग शुरू हो उससे पहले कम से कम जनता ये समझ ले कि इस वक्त वैश्विक हालात क्या हैं और हमारे देश के हालात क्या हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा कि भाई आप लोग जो बवाल काट रहे हैं, जैसे 3 रुपए और 2 रुपए बढ़ा है, कि भाई मोदी सरकार ने 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही लोगों पर यह महंगाई का बम फोड़ दिया है, आप लोग देश को सच क्यों नहीं बता रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता हैं सुप्रिया शुन्य, तो वो कह रही बंगाल क्या नाम है, नेपाल में 2 रुपए तेल सस्ता हो गया। भाई उनको यह भी तो बताना चाहिए देश को कि पिछले 4 महीने में, फरवरी से लेकर अभी तक और जनवरी से लेकर अभी तक, वहां पर तेल की कीमत लगभग 80 रुपए के आसपास बढ़ाकर और 2 रुपए कम कर दिया सरकार ने। तो तब भी 77 से 78 रुपए तो वहां पर तेल महंगा ही हुआ पिछले 3-4 महीने में। भाई विद्या भाई, जो आपने स्पेशली बैठाए थे, रजनी सी बात करे थे, कह दिया मैं हालात पद में बात नहीं करूंगा, ना सलेंडर कर दिया। और भाई मैं तो ये भी पूछूं फिर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, कोरोना में फ्री तेल आ रहा था तो भी 100 रुपए लीटर क्यों तेल दिया? देश को बताना वो खजाना किसका भरा और पैसा कहां गया, तेल कहां गया? लुट तो देश ही रहा है ना भाई। सरकार की पॉलिसी, आप सब लोग मीडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान ये बेच रहा है, ये वो बेच रहा है, जर्मनी। अरे भाई अच्छे दिन की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, पाकिस्तान ने थोड़ी करी थी अपने लोगों से। हम तो अपने प्रधानमंत्री से बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री जी कमाल की बात करते हैं आप लोग ना, नैरेटिव सेट करने में जगदीश शर्मा जी इतने माहिर हो गए। एकदम क्या हो गया? आप लोग देश की जनता को बरगलाने में इतने माहिर हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग, देश चाहे किसी भी संकट में जूझ रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या वैश्विक संकट हो, आप लोगों का एक ही मकसद, एक ही काम है कि जनता को बरगलाओ। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त क्या मोदी की वजह से या देश की केंद्र सरकार की वजह से वैश्विक संकट आया है? सरकार से पूछोगे, सारे हालात ही मोदी सरकार की। मैं कह रहा हूं कि अभी जो वैश्विक संकट है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है क्या? सस्ता देते थे, उनसे दुश्मनी करके बैठे। अरे मैं कह रहा हूं अभी जो वैश्विक संकट है उसमें केंद्र सरकार का हाथ है क्या? झगड़ा कर लिया जो हमारे दोस्त रहे हैं, और स्ट्रीम बिल्कुल हर चीज में सरकार का संकट है। सरकार फेलियर है, हर मौके पर फेलियर है। अच्छे दिन की बजाय देश के बुरा दिन दे दिए सरकार ने। बोले विश्वास पाठक बोलिए। होती सरदार मनमोहन सिंह, आपको याद होगा, डीजल पेट्रोल महंगा होता था, सब्सिडी देते थे, ठीक है सर, लेकिन जनता पर नहीं डालते थे। ये तो सर विश्वास पाठक जनता भरेगी, हम तो चले। देखिए कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जिस प्रकार से राहुल गांधी बात करते उसी प्रकार से बरगलाते हैं। मैं उसको कुछ तवज्जो नहीं देना चाहता, मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। देखिए लास्ट वीक जब ईरान और अमेरिका युद्ध, जिसमें ट्रम्प ने कहा कि ये जो अभी है ये वेंटिलेटर पे चले गया है, इसका मतलब ये अभी युद्ध चलने वाला है। उसके बाद मोदी जी ने कदम उठाए, लोगों को आगाह किया कि कुछ हमको संकट का सामना करना पड़ सकता है। जबकि हमारी गंगा जली, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारे 770 बिलियन US$ के रिजर्व्स हमारे पास में, जो 11 महीने का रिजर्व होता है। 60 दिन का हमारे पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए इम्पोर्ट का, गोल्ड का इम्पोर्ट कम करें। रेट क्यों बढ़ा है, इसका जवाब दीजिए विश्वास पाठक। अरे पहले आप समझ लीजिए, मार्च में सर वो सब समझ रहे हैं, आज इंटरनेट का दुनिया। विश्वास पाठक जी आप ये मत समझाइए, अभी जनता पूछ रही है कि रेट क्यों बढ़ाया। विपक्ष आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आप लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ाई है, CNG की कीमत क्यों बढ़ाई है, उसका जवाब दीजिए ना सर। मुझे बात करने दीजिए, आप इतना बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। 27 मार्च को इसी सरकार ने 10 रुपए से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की है। अभी जो मालवीय जी ने बताया 90% से सभी ने दाम बढ़ाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 44% से बढ़ाता है, सिंगापुर भी बढ़ाता है, यूएई समान देश 52% से बढ़ाता है। हम अगर केवल 3% से बढ़ाते हैं तो उस पर चिंता की क्या बात है? विश्वास जी, ये तो वैश्विक संकट है ना। विश्वास जी, मालवीय जी ने जो कहा है और जो पोस्ट किया है ना, वो तो मैं दिखा रहा हूं।
वो अगर आप रिपीट करेंगे तो क्या फायदा है? एक सिंपल सवाल है विश्वास पाठक जी, विश्वास पाठक, एक मिनट जगदीश शर्मा रुक जाइए। अरे जब देश जगदीश जी रुकिए प्लीज। विश्वास पाठक जी, एक सिंपल सा सवाल है, ये संकट आज आप लोगों ने तेल और क्या नाम है सीएनजी की जो कीमत, गैस की जो कीमत बढ़ाई है, वो क्यों बढ़ाई है? क्यों बढ़ा है ये कीमत, ये बताइए। हमें फॉरेन एक्सचेंज को कॉन्सर करना है, हमें जो हमारी यातायात है उसको कम करना है। मोदी जी ने उस प्रकार से आपको ऐलान भी किया है, इसलिए ये एहतियात भी बरत रहे हैं। कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं है, हम कोई संकट में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हॉर्मुज से ऑयल आना कब हो सकता है वो देखते हुए हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और तो आप अभी कह रहे हैं, और आपकी सरकार ये भी कह रही है, केंद्र की सरकार ये भी कह रही है कि हमारे पास तो रिजर्व है 60 दिन का। इसका मतलब उसको उड़ा दे। अगर ये युद्ध 2 साल चला जैसे यूक्रेन का और रशिया का है, हमें कुछ सीख लेनी है नहीं लेनी? सबसे सेंसिबल जो कोई सरकार है वो भारत सरकार है, इसलिए पूरे देश में केवल 3% से हमने बढ़ाया। अमेरिका समान देश जहां पे तक तेल बनता है वो 50% बढ़ाता है, म्यांमार 89% बढ़ाता है। आज पाकिस्तान में 450 रुपए का पेट्रोल है, यूनाइटेड स्टेट पे 81 रुपए है, श्रीलंका में 370 है। झूठ बोलते हो इसलिए थोड़ा आप सेंसिबली सोचोगे तो आपके साथ जवाब मिल जाएंगे। तो 6 दिन लाना। और जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, राहुल गांधी से लेकर के प्रवक्ता इसी प्रकार से बरगलाते हैं। झगड़ा इस बात पे है, बोल देते हम लाचार है, मजबूर है भाई, बढ़ाना पड़ेगा। देश तो आपके साथ है, कल को कहते हैं गोबर खाओ तो देश तो गोबर भी खाएगा आपके चक्कर में। देश तो लाचार मजबूर कर दिया आपने, भूखा थोड़ी मरेगा। अरे आप राहुल गांधी से लड़ाई इस बात की है, 2 महीने पहले संकट नहीं था, संकट आगा। अरे चुनाव की वजह से 2 महीने पहले आपने क्यों नहीं बढ़ाया? सब इसको मैं जवाब दूंगा आपको। इतना संकट, रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो बढ़ा देते, पर चुनाव जीतना है, देश लूटना है, बंगाल लूटना है, चुनाव तो 8 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। ये देश की जनता जूता खाने वाली है। पंजाब यहाँ पर चुनाव कुछ दिनों में चुनाव से क्या संबंध करती है जनता? जब लास्ट वीक ऐसा पता चला युद्ध बोलने जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? चल सकता है, तुम इसलिए सावधानी बरतने का ये प्रयास है। विदेश मत जाओ, चल दिए झोला ठाके विदेश घूमने ना जा। लोग सुनते हैं, लोग सुनते हैं। आपके चिदम्बरम ने जब कहा था कि इंपोर्ट मत करो गोल्ड, किस लोगों ने सुना था? आपके मनमोहन सिंह के समय में डबल डिजिट में महंगे बढ़ गई थी। इसलिए ये जो डिसीजन मेजर्स है इंटरनेट जरूरी है। फोन पे बात कर लो, जो वार्ता करनी है। अरे ये राहुल गांधी समान बात करे, मैं इनसे डिबेट कर सकता हूँ। विश्वास पाठक जी, कोई राहुल गांधी जैसे बात करे, कोई सोनिया गांधी जैसे बात करे, कोई अखिलेश यादव जैसे बात, एक सेकेंड, या कोई ममता बनर्जी की तरह बात करे। सत्ता में आप बैठे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब देना आपका काम है। आप नहीं बोल सकते कि मैं जवाब नहीं दूंगा। सवाल पूछो, सबके जवाब उन्होंने पूछा ना, जवाब दिया आपको। वो पूछ रहे हैं कि भाई जब सब कुछ है आपके पास, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कीमत क्यों बढ़ी? सब कुछ हमारे पास 11 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर युद्ध यूक्रेन और रशिया समान 5 साल तक चलता है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज संकट में आ सकता है। इसलिए ये सावधानी बरतने के लिए हमने ये कदम उठाया है। अर्थशास्त्री आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, निकालो उस रिजर्व को बाहर। ओके विनय जी, ये नहीं देंगे। सरकार ने जो कहा है, मोदी जी ने जो कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, कि भाई हमको बचत करनी पड़ेगी, आने वाले वक्त में क्या हो जाए पता नहीं है, दुनिया संकट में है, हम लोग संकट में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने एक अपील की, लगातार 2 दिन तक अपील की। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया कि मैं भी कटौती कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा कटौती कर लीजिए। और अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेट बढ़ाकर और अगर सिचुएशन को संभाला जा सकता है, तो देश की जनता को गुमराह करना ही सिर्फ विपक्ष का काम थोड़ी ना है, देश की जनता को सचेत करना भी तो विपक्ष का काम है। जी 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 विनय जी, मैंने सबको बड़ा ध्यान से सुना है, जो मेरी भी बात को पूरी विद्या भाई हो जाने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बेकार में प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये झूठ के पाठशाला का एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं। आप कितना भी पूछा करेंगे, वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उससे बाहर की बात ही नहीं करेंगे। हम बात आपसे कर लेते हैं। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो सर सत्ता में ने तो जो अपील किया है, मैं तो देश के लिए पक्ष करे या विपक्ष करे, कोई भी अपील कर, मेरी बात सुनिए, अपील किया है, अगर देश के हक में है, अगर देश की भलाई के लिए, तो हिंदुस्तान का एक एक देशभक्त देश के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव चल रहा था, आपको भी पता था, पूरे देश को भी पता था कि अभी चुनाव की वजह से रेट को नहीं बढ़ाया जा रहा है,
जब चुनाव खत्म होगा तो रेट बढ़ेंगे। अब वो हुआ, अब वो होता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब 2020 में 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल था, तब तो 83 से लेकर के 86 रुपया पेट्रोल का दाम इस हिंदुस्तान में था। तब तो आपने नहीं, जब घटा था तब तो आपने नहीं घटाया था, उसका लाभ तो आपने हिंदुस्तान को के जनता को नहीं दिया है। लेकिन जब आप संकट में आते हैं, कहीं न कहीं आपकी रणनीति फेल हो जाती है, आपकी रणनीति के वजह से देश नुकसान में पहुंचने लगता है, आपकी गलतियों के वजह से देश नुकसान में पहुंचने लगता है, तो खड़ा होकर के आप देश से मांगने लगते हैं। कभी मांगेंगे पुलवामा के नाम पर दे दे बाबा, पुलवामा के नाम पर दे दे बाबा, कभी कहेंगे किसी तरीके से। हमेशा देश कब तक आपको देगा? आपको चुन करके क्यों भेजा है? आपको चुन करके भेजा है कि पॉलिसी से लेकर के देश हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन आपकी जो कूटनीति है, जो आपकी विदेश नीति है, देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे विद्या भाई, चुनाव होता है तो 10-10 हजार रुपया सबके खाते में डालना, वोट खरीदने का काम, कहीं 2,500 रुपया कहते, केवल पैसे की, देश के पैसे की बर्बादी है। आज देश परेशान है, आपकी नीतियों की वजह से परेशान है, आपकी गद्दी की लालसा की वजह से परेशान है। आपके चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे जैसे भी जीता जाए। आपकी इन रणनीतियों की वजह से देश परेशान है, और देश को परेशान आपने कर दिया है। और आज देश की जनता में हाहाकार इस महंगाई से मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, रोजगार है नहीं किसी के पास, बिजनेस ठप पड़ा है। देखिए जो एफडीआई और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के जिस तरीके से छोटे व्यवसायियों को खत्म कर दिया है, आज लोग खाने के लिए परेशान। विनय जी, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो आप लोगों का काम ही है कि सरकार को रास्ते पर लाएं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो भी विपक्षी पार्टी, इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस वक्त वैश्विक संकट है और इस संकट से देश को बचाना है? या सिर्फ यहां पर भी राजनीति चाहिए आप लोगों को? यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कि यहां सरकार को, अगर सत्ता में बैठी पार्टी को बदनाम कर देंगे तो आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में कुछ फायदा हो जाएगा? विद्या भाई, आप भी बहुत कायदे से समीक्षा करते। आपको नहीं लगता है जब चुनाव चल रहा था, बंगाल का 5 प्रदेशों का चुनाव चल रहा था, तब क्या स्थिति थी मार्च में? क्या देश को नहीं पता था? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था? सब कुछ पता था। तब तो अगर कोई कह देता था कि अगर खाली सिलेंडर लेकर के बाहर अगर सड़क पर निकल लिया, अगर उसने कह दिया मेरा सिलेंडर खाली है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता था कि गैस है नहीं। आपने इसी तरह की पाबंदियां लगाई थी, लोगों के बोलने पर पाबंदियां लगाई थी कि कोई ये अफवाह नहीं फैलाएगा कि गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और लोग लाइनों में लगे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सारी चीजें आपको पता थी। लेकिन चुनाव के लिए आपने पहले आपने अपनी गद्दी चुना, देश बाद में। आज आप विनय भाई, जिस तरीके एक बार फिर से आप देश को, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब देंगे विश्वास पाठक जी, लेकिन एक बात फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां इस बात से सहमत हैं? विनय जी सुन तो लीजिए मेरी बात। क्या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि एक वैश्विक संकट है? आने वाले दिनों में यह संकट कहां तक जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी आशंका भी है। और तमाम जो विश्लेषक हैं या जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाई इस संकट की घड़ी में भी मौके का फायदा उठा लें? विद्या भाई, मैंने बात को शुरू करने से पहले ही इस बात को कहा था कि देश के ऊपर अगर कोई बात आती है, अगर कोई विपत्ति, तो पूरा विपक्ष, पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी होगी। मैंने इस बात को शुरू करने से पहले इस बात को जल्दी से विश्वास पाठक जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है। ओके सर। देखिए, वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट जिस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप डील करती है, उसी प्रकार से डील कर रहे हैं। अब बार बार ये पूछा जा रहा है कि जब प्रति बैरल रेट कम हो गए तो हमने क्या किया? 2014 में 1.5 लाख करोड़ के अंदर जो ऑयल बॉन्ड्स किए थे, जिसका हमने 3 लाख करोड़ का भुगतान किया, वो हमने किया है। उसके बाद में 2014 के बाद कभी इनकम टैक्स के रेट हमने बढ़ाया नहीं, प्रधानमंत्री कहते थे उसके बावजूद हमने जो जीडीपी बढ़ाया है 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे गया है, 15 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ बजट का साइज हो गया है। इसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। आपके जमाने में डबल डिजिट में महंगाई का दर था, महंगा का दर 22 साल में पहले बार हम 2.5% 3% इसके ऊपर सीमित किया।
इसलिए फिजिकल डिसिप्लिन मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला संकट देखते हुए कुछ सावधानी बरतने के हिसाब से हमने कदम उठाया है। बाकी देशों ने देखा ना, सिंगापुर, अमेरिका समान कोई ठोस चीज नहीं अमीर देश है, इनके पास जवाब नहीं है, इनके डीजल बढ़ा रहे हैं। वही झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी आप कोई भी बात कर रहे हैं, आपको घर लोग बार-बार घर में बिठा रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, घर आपको बाहर बिठा रहे हैं, आपके नेता बंगाल में जाके चुनाव ये करते हैं। क्या हो गया, बंगाल में भी तो आपको बिठा दिया, आपको उत्तर प्रदेश में आपको कोई जगह रही नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुन के देते हैं? डबल इंजन के सरकार को बेनिफिट देखते हैं। जो वैश्विक संकट है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। ये इट इज लाइक को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए तो मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, ओके पाठक जी, ठीक है। देश को इन लोगों ने लोकतंत्र को खराब किया है, देश की ऐसी बातें करते हो, घर में बैठे रहो, देश को सरकार चलाने दो अपने पूंजीपति मित्रों के द्वारा। ये देश के गद्दार हैं। अच्छा, ये अलग टॉपिक है, इस पर दूसरे दिन कौन गद्दार है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देश के लिए क्या कर रहा है, इस पर दूसरे दिन। आज तेल और गैस पर बात करते हैं। सूर्य मैथिल, आपको लग रहा है कि सरकार ने एक कड़वी दवा दी है? आपको लग रहा है कि इस संकट से बचने का उपाय सरकार कर रही है? आपको लग रहा है कि सरकार ने बहुत दिनों तक महंगाई को काबू करके रखा, अब जरूरी हो गया था कि कम से कम धीरे धीरे 3%, आज 3%, फिर 5%, फिर 2%, ऐसे करके देखिए 10-15% जितना रिकवर करना है आने वाले दिनों में सरकार कर लेगी? रुपया गिरेगा, तेल अपने आप बढ़ेगा। धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज समय नहीं मिल पाएगा, चर्चा ज्यादा लंबी हो गई थी। फिर भी मैं कुछ तथ्य जो यहाँ रखना चाहता हूं। अभी तक इस पूरी डिबेट का लब्बो-लुबाब ये था, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि ये रेट बढ़ाए, केवल और केवल सरकार जनता को लूट रही है, केवल और केवल जो है सरकार जो है लूट खसोट कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत ही स्पष्ट और तथ्यवान बात कही कि भैया देखो, हॉर्मुज जब तक बंद है, उस हॉर्मुज के बंद होने के कारण ही तो पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है, युद्ध है। लेकिन इसके इतर में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। कब तक गाओगे यार? ये तो दोनों ही जो तीनों बैठे हैं यहाँ पर, जो दोनों जनता का झंडा लेके चल रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्हीं की कुछ विपक्षी सरकारें हैं। जरा मैं उनका एक डेटा रखना चाहता हूँ आपको। भारत के अंदर कैसे लूटती हैं। कर्नाटक वैट 30%, तेलंगाना वैट 36%, केरला वैट 32%, और उसके अलावा एक और है झारखंड, वो भी वैट 27%। और इसके इधर आप दिल्ली के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके वैट की संख्या बताता हूं। दिल्ली 19%, यूपी 18%, गुजरात 13%, गोवा 18%, हरियाणा 20%, महाराष्ट्र 20%, ओडिशा 18%। और एक और मजे की बात, हिमाचल प्रदेश में भी जो वैट की स्थिति है वो 24% की है। अब आप देखिए, अभी मोदी सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी कम किया, उससे पहले भी 5 रुपए गैस पेट्रोल पे कम किया था, 10 रुपए डीजल पे कम किया था। उस समय में इन लोगों ने, जो इनकी सरकारें हैं, उन्होंने रेट बढ़ाया, रेट कम नहीं किया था। जैसे ही अच्छा, एक बात है ना जगदीश जी, सुनिए ना जगदीश जी, जोड़ दिया था। उंगली पर गिनती के राज्य हैं जो अभी आपके पास हैं, जहां पर आपकी सत्ता है। एक सेकंड जगदीश भाई, छोड़िए मोदी जी बीजेपी क्या कर रही है, छोड़ दीजिए, अभी एकदम कांग्रेस पर रहते हैं। उंगली पर गिनती के स्टेट्स हैं जहां पर आप लोगों की सरकारें हैं। क्योंकि सूर्य मैथिल ने कहा कि भाई ठीक है, सरकार ने तो रेट बढ़ाए, आपने वेट कम क्यों नहीं किया? आपको लग रहा है कि 3 रुपए अगर जनता की जेब पर बोझ है तो उतना ही प्रतिशत के हिसाब से वेट कम कर दीजिए। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, तुरंत एग्जाम्पल सेट होगा। बीजेपी को प्रेशर में आना पड़ेगा। बीजेपी जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकार है वहां पर उनको अपना वेट और कम करना पड़ेगा कि भाई उधर 3% हो गया, इधर कम से कम 4 करो, तभी जनता को लगेगा कि हम ज्यादा सोचते हैं जनता के बारे में। विद्यानाथ झा जी, आपने देखा अरुणाचल, इसमें हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, प्रधानमंत्री रजाई लेके सो गए थे कि हिमाचल प्रदेश तो उसके भारत में है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पर आप लोग भर भर के दिन रात सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग क्यों नहीं एग्जांपल सेट कर रहे हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री का दायित्व आप लोग एग्जांपल क्यों नहीं सेट कर रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम घटा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से देखते हैं, हमने तेल कंपनियों से डील की है कि हम अपने यहाँ नहीं बढ़ने देंगे रेट। हम लोग क्योंकि जनता की पार्टी है, जनता के लिए सोचने वाली पार्टी है। आप लोग कम कब करेंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए जल्दी से, वक्त नहीं है बिल्कुल। इनकी सरकारें वहां दोनों हाथों से भर भर के देते हैं।
प्रधानमंत्री राजकोष का बहुत बहुत पैसा शुक्रिया। निकाल। यही दिक्कत है जगदीश जी कि जब सवाल आपके ऊपर आता है तो टोपी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं आप लोग और जनता देखती रह जाती है। इसलिए आज जनता को समझ में भी आ रहा है कि कौन कड़वी दवाई की घूंट पिला रहा है, कौन संकट से देश को बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन देश को बरगला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक और